हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके सामने एक टॉपर जिनकी परसेंटेज 97.6 थी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और इनका नाम है सजल। तो वेलकम सजल। तो आज सजल से हम उन सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह इतनी अच्छी परसेंटेज स्कोर को। सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो सजल, प्लीज टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Hi everyone, I am Sajal Saxena, currently studying at SVNIT and I got 97.6% in my class 12 board examination, and in which I got 99 marks in physics and 99 marks in chemistry. Wow. Okay, so what were your subjects? I have PCM, physics, chemistry, math with English and physical education. ओके, सो इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन। अभी फिजिकल एजुकेशन की तो बात नहीं करेंगे, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इसमें आपकी स्पेसिफिकली क्या क्या स्ट्रेटेजी रही थी? आप सब्जेक्ट वाइज जा सकते हैं ना। ओके, सो स्ट्रेटेजी का मेरा हमें यही रहता है कि जितनी ज़्यादा सिंपल हो उतना बेस्ट है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक रफ आइडिया होना चाहिए कि जैसे टाइम टेबल बनाते हैं तो एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आज मैं ये टॉपिक करूंगा, या एक हफ्ते में मैं ये टॉपिक्स कवर करूंगा, या एक महीने में मैं ये टॉपिक्स कवर करूंगा, दैट देन कि आप इस तरह से टाइम टेबल बनाएं कि आप मतलब दिन में कि 2 घंटा मैं ये पढ़ूंगा, 3 घंटा मैं ये पढ़ूंगा, या इस टाइम से उस टाइम तक मैं ये पढ़ूंगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इतना डिटेल्ड स्ट्रेटजी अगर आप बनाते हैं तो वो फिर जब आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में डिमोटिवेशन होता है। इससे बेटर है कि आप टॉपिक्स पे टाइम से ज़्यादा टॉपिक्स पे ध्यान देना बेटर रहता है। और कि आज जैसे मैंने ये कोई भी एक दिन में 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा हो जाता है। Okay. तो जैसे आज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैंने एक टॉपिक उठाया आज के लिए, उस टॉपिक को कवर करा मतलब पूरा। और फिर कुछ अगर उसमें बच भी जाता है तो जैसे मैंने असाइन कर दिए कि मंडे को मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मैं ये 2 टॉपिक पढ़ूंगा, थर्सडे को मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा। फिर बीच में एक दिन ब्लैंक छोड़ दिया। अगर कोई टॉपिक आप नहीं कवर कर पाए तो वो सारा उस दिन में आप कवर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट रहती है। ओके। और जैसे जहाँ तक बुक्स, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात है, तो फिजिक्स में बेसिकली मैंने देखा है कई लोगों को कि काफी मोटी मोटी बुक्स वो ले लेते हैं, प्रदीप और जो भी है। एस एल अरोड़ा एक बुक है फिजिक्स की, मैंने भी फिर वही रिफर की थी। तो मेरा ये रहता है कि जितना कम मटेरियल और कम टाइम डिवोट आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकें उतना बेटर रहेगा। जैसे फिजिक्स में एससी वर्मा है, अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं। एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छी है, क्वेश्चन तो खैर उसमें काफी हाई लेवल के हैं फिजिक्स के एनसीईआरटी के। और आपकी जो कोचिंग जाता है वो कोचिंग के नोट्स यूज कर सकता है। और आजकल तो यूट्यूब पे इतने मतलब चैनल्स आ गए हैं, आप कुछ भी कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। अगर आप 12th की बात करें, 12th बोर्ड। और फिजिकल केमिस्ट्री में आई थिंक मैंने जीआरबी रेफर की थी। जीआरबी, उसमें जीआर बाटला करके बुक आती है 11th 12th की अलग, तो उसमें काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है और इसलिए वो मुझे अच्छी लगी। बाकी ऑर्गेनिक में आप जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो बेस्ट रहेगा, या कोचिंग में जो भी है। और ऐसे अगर हम मैथ्स पे आते हैं तो मैथ्स में एनसीईआरटी तो सबसे पहले बेसिक है ही, स्टार्टिंग तो वही है। उसके बाद अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वो जो भी आप क्वेश्चन या सीट्स देते हैं आप वो सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं तो कोई भी एक बुक आप रेफर कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा कोई भी, या पी.के. गर्ग। बट उसमें ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप या ओनली एग्जाम्पल सॉल्व करें, बैक एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन।
टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल में भी अगर आपको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन आपने एक जैसे कर लिया है और तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही दिया हुआ है बिल्कुल, तो फिर वो उसमें फिर उसे आप स्किप कर दें, क्योंकि आपको पता तो लग गया है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट पता लग गया है, कॉन्सेप्ट पता लग गया है। तो फिर एक जैसे 10 क्वेश्चन करने की बजाय 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के करने वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसके अलावा जो आपका आर.डी. शर्मा या इनमें जो सॉल्व एग्जाम्पल भी रहते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे, उसे मार्क करना जरूरी है, वरना बाद में आप एग्जाम के टाइम पे पूरी बुक सॉल्व नहीं कर सकते। और बाकी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में ही मैं कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम है या कुछ भी है, अगर आप केवल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो आप कहीं से भी पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है 10 से 11 ईयर्स, खाली वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो कौन सी पब्लिकेशन की आपने ली थी? मैं वैसे तो फिजिक्स के लिए मैंने अरिहंत ली थी, उस टाइम पता नहीं था। बाकी के लिए मैंने MTG ली थी, तो MTG मुझे बेटर लगी। MTG पब्लिकेशन की बेटर इस वजह से लगी क्योंकि उसके जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं तो वो सॉल्यूशन काफी टू द पॉइंट है और कॉम्पैक्ट है, जिस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है, और मिस्टेक्स कम है उसमें। तो मेरे को वो बेस्ट लगी MTG की, जो 13 साल के पेपर्स आते हैं उसमें टॉपिक वाइज भी रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बुक है, आप इस रिस्पेक्टिव कि आप लास्ट के 2 मंथ्स में लें, इसे आप पहले ही स्टार्टिंग से ही लेके रखें जब भी मतलब। और ये बुक जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो आपका टाइम वगैरह मिलता है तो साथ के साथ इसे सॉल्व करते रहे। और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, भले ही चाहे आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे, आप खाली कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन आपने लगा लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो 90+ तो आई थिंक पक्का आ जाने। और ये जो मतलब उसके बाद हाँ, आपको एग्जाम के टाइम पे इस बुक को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग से करें तो एग्जाम के बाद एक बार और सॉल्व कर लीजिए, इस रिस्पेक्टिव कि आप 4-5 बुक सॉल्व करें। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो बुक होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए, तो इसमें आप पहले एक बार सॉल्व करें और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो उसे एक बार दोबारा सॉल्व करें। सॉल्व मीन्स सारे क्वेश्चन एक और बार, या फिर जस्ट गो थ्रू हो जाए उन क्वेश्चन से, मीन्स वापस? डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना। ओके, मीन्स अभी जैसे 2-3 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? हाँ, अभी तो हो जाएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं है वैसे भी, तो अभी तो हो जाएगा मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सो प्रीवियस 10 ईयर्स या 5 ईयर्स? 10 ईयर्स ठीक है, वो अपने टाइम के हिसाब से है। अगर आप ज्यादा आप नहीं भी कर सकते, जिस हिसाब से आपका टाइम है उस हिसाब से। बट प्रीवियस ईयर आर मस्ट है ना? हाँ, प्रीवियस ईयर तो मस्ट है। अगर आप खाली, मैं तो कह रहा हूँ खाली अगर आप कोई रेफरेंस बुक भी नहीं लेके, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और आप खाली प्रीवियस ईयर करते हैं, वो भी एक क्वेश्चन अगर आप उसका सॉल्व करते हैं तो बहुत बढ़िया है। और एक चीज है फिजिक्स से रिलेटेड कि जैसे हमने एग्जाम दिया था या मेरे कई दोस्तों ने, तो सबको फिजिक्स का पेपर काफी टफ लगता है। तो फिजिक्स में क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछते हैं, तो इस वजह से फिजिक्स में तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक को सॉल्व। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। एंड इंग्लिश के लिए आपने? इंग्लिश में जैसे अगर एक बार अगर आप कभी क्लास में कराएं या टीचर कराएं, तो एक बार अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो अच्छा है। अगर आपके और एग्जाम के टाइम में तो मैं कहूँगा एक अरिहंत की आती है इंग्लिश की बुक, तो उसमें क्या रहता है, समरी डिटेल में रहती है। तो आप पहले समरी पढ़े, समरी पढ़ने के बाद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये लाइन दे दी, आप उस पे बेसिस पे क्वेश्चन आए, तो वो समरी में कवर नहीं होते। समरी अगर आप खाली समरी पढ़ के जाते हैं तो फिर आपको नहीं पता, तो उसी बुक में आप आगे जाएंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहते हैं, समरी के बाद एनसीईआरटी के। तो मैं कहता हूँ आप उन सारे क्वेश्चन से गो थ्रू कर लें, सारे क्वेश्चन को रीड कर लें। उसके बाद उसमें और जितने भी हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर,
आप एक बार उन सबको रीड कर लें तो आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। अगर आपने बुक से पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो उसमें आई थिंक टाइम भी इतना नहीं लगता कि आप पहले समरी पढ़ें, उसके बाद सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर में और लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर एक बार उसे पढ़ लें, बस ये कहना चाहूँगा। तो वो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। ओके, सो अब आपकी पेपर गिविंग स्ट्रेटेजी क्या थी? मींस जब आप पेपर देने गए थे सीबीएसई बोर्ड्स का, तो आपने किस तरह से पेपर में, जैसे लाइन क्रिएट करते हैं हम दोनों साइड बॉर्डर्स, तो वैसे वैसे कौन सी चीजें थी आपने की थी? हाँ, लाइन्स मार्जिन्स तो बनाना होता ही है जरूरी, और पेपर गिविंग में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में मैं ये कहूँगा कि आप फर्क नहीं पड़ता आप कौन से सेक्शन से आप पेपर देना शुरू कर रहे हैं, चाहे आप डी सेक्शन से शुरू कर रहे हैं या ए से शुरू कर रहे हैं। वैसे मैं पर्सनली मैं स्टार्टिंग से ही पेपर देता था, बट आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना टाइम असाइन करें कि इतने टाइम में मेरे को ये सेक्शन कंप्लीट करना है। जैसे अगर 1 नंबर के क्वेश्चन हैं तो 10 मिनट में मैं कंप्लीट कर लूँगा सारे, या एक सेक्शन, या फिर जो 4 नंबर वाले मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं आई थिंक जो भी है, तो उसके लिए मैं 1 घंटा मैंने टाइम असाइन कर दिया। तो ये जरूरी है, जब आप ई बोर्ड या मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा आपको कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से ये चीज़ सबसे जरूरी है कि आप टाइम असाइन करें, वरना फिर पेपर छूट सकता है। और अब तो जैसे MCQ टाइप या असर्शन वगैरह आते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए आई थिंक जो NCERT एग्जाम्पलर में दिए हुए रहते हैं वो गुड इनफ रहेगा क्वेश्चन के। और हर क्वेश्चन के बाद आप 2 लाइन जरूर ड्रॉ कर लें और ओवर राइटिंग को अवॉइड करें। आपकी जो सीट है वो क्लीन लगनी चाहिए। ओके, तो कभी कभार ऐसा होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि उन्हें मैथ्स का कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो नीचे से ही बीच से स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बीच से स्टार्ट करना चाहिए या फिर नेक्स्ट पेज पे जाके फ्रेश पेज स्टार्ट करना चाहिए? ऐसा नहीं, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना चाहिए। कोई आपके पास लिमिट नहीं है कि कॉपी आप कितनी भी दे सकते हैं। तो उस टाइम पे भाई पेपर सेव करने के लिए वहां पे हम लोग पेज नहीं बचा सकते हैं ना, कि ऐसा नहीं कि पेज बचाने के लिए उधर हम स्पेस छोड़ना कम कर रहे हैं। तो ऐसा कीजिए कि पेपर नीट एंड क्लीन, और पेज बचाना है तो आप आगे पेज बचा सकते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड्स में कम से कम स्कोर करना है तो पेज बचाने की कोशिश ना करें। अब वैसे भी वो एक ही सीट इतनी मोटी रहती है, उसके बाद और मिल जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी अनसर्टेनिटी बहुत है, ठीक है, तो एंजाइटी है काफी स्टूडेंट्स के अंदर कि किस तरह से डेट्स नहीं पता उनको, फिर उसके बाद स्टडीज नहीं हो पा रही है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो काफी प्रेशर बिल्ड है उनके ऊपर। तो उनसे रिलेटेड उससे किस तरह से हम लोग फाइट कर सकते हैं उस प्रेशर से, और स्टडीज में कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये गलती मैं कर चुका हूँ, मतलब अनसर्टेनिटी और उसकी वजह से जो एंजाइटी वगैरह होती है, तो बीच में मैं मतलब पढ़ना थोड़ा बहुत, मेरा जो कंटिन्यूटी मेरी भी ब्रेक हुई थी। तो मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि देखो, अनसर्टेनिटी है, एंजाइटी है, मैं मानता हूँ सब कुछ है, बट ये है कि एग्ज़ाम तो होना ही है। और एग्ज़ाम जब आपका जो एजुकेशन मिनिस्ट्री जेई और नीट जैसे मतलब 12 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कोरोना के मिडल में ले सकते हैं, तो ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम तो होगा, कब होगा नहीं पता, बट मेरा यही रहेगा कि आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन करके रखें, ताकि जब भी हो तो आप अपना बेस्ट दे सकें। और इस बारे में सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि एग्ज़ाम होगा, कब होगा, क्या होगा। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप जो आपको करना है उस पर आप फोकस करें। ओके, सो अब लास्ट में एक और क्वेश्चन बचा है कि आपने 3-4 मंथ्स लास्ट के हमारे होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। मीन्स अगर रिजल्ट क्रिएट करना है 95-97% इस तरह का, तो लास्ट के 2-3 महीने में अच्छे से पढ़ना होता है। तो लास्ट के 2-3 महीने में आपका क्या शेड्यूल रहा, डेली शेड्यूल, और किस तरह से आपने स्ट्रेटेजाइज किया पूरे डे को, तो और कितना स्टडी करते थे? हाउ मच आवर्स डिड यू डिवोटेड इन द लास्ट 3-4 मंथ्स?
ओके, तो आवर्स तो ऐसे मैंने कभी काउंट नहीं करे, मतलब टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा फोकस रहा है कि मतलब अब आपने टॉपिक डिसाइड करा एक दिन का, आप भले ही उस टॉपिक को करने में आपको 8 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, वो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको टाइम बच जाता है तो आप और टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर टाइम पे इतना कि आप लास्ट के 3-4 महीने में 1 या 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बेटर है कि टॉपिक्स करें, लेकिन आई थिंक 5-6 घंटे तो ठीक है। 3-4 या मतलब आप अपने हिसाब से देखना है आपकी क्या प्रिपरेशन है और कितने टॉपिक। अगर मान लो 10 दिन में आपको 20 टॉपिक कंप्लीट करने, तो एक दिन में 2 टॉपिक तो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। या अगर आपको 20 दिन में 10 टॉपिक करने पड़ रहे हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं अपना शेड्यूल। तो मैं टॉपिक के बेसिस पे ज़्यादा जाता हूँ। मैं टाइम मैंने ऐसा कभी कैलकुलेट करा नहीं। ओके। सो अब फाइनली आपका, अगर आप एक मैसेज फाइनल देना चाहें स्टूडेंट्स को, टेक होम मैसेज, तो क्या देना चाहेंगे? टेक होम मेरा मैसेज यही है कि 12th का जो ये बोर्ड एग्जाम्स का जो हुआ एक टाइप से सोसाइटी बना दी है, तो ये आई थिंक इजी है। अगर आप कोई भी अपने किसी भी सीनियर से अगर कोई भी पूछेंगे जो 12th करा है, तो आई थिंक वो यही कहेंगे कि इजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे अभी तो खैर ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी सबकी, तो अगर आपका स्कूल में आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब टीचर उतना सही नहीं पढ़ा रहे, तो अब तो आपके पास ये लग्जरी है कि आप मीटिंग ज्वाइन करके आप अपना और काम कर सकते हैं। उस टाइम पे तो हमें एक दिन की छुट्टी, मतलब कोरोना से पहले तो एक दिन की, मैं हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेता ही था। बट अब तो ये है कि आप ज्वाइन करके अटेंडेंस लगा के आप अपना और कुछ काम कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप टाइम यूटिलाइज कितना अच्छे से करते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी रही है मीटिंग। तो होप करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को उन सीक्रेट्स का पता चला होगा। और ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड्स को बस हवा बना के रखा है सोसाइटी ने, बट काफ़ी इजी होता है। हम लोग जब क्लास 12th में थे तो ऐसा लग रहा था हाँ बहुत टफ एग्जाम है, बट जब उससे ओवरकम करते हैं उसके बाद पता चलता है कि हम कितने सीरियस हो जाते हैं उन चीज़ों में। सो आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो साजिल, थैंक यू सो मच अपने सीक्रेट्स को शेयर करने के लिए और बोर्ड के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनकी हेल्प करने के लिए।